हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। एंड जैसे कि हम सब जानते हैं, यूपीएससी सीएससी 2019 का रिजल्ट आ चुका है। एंड उन सभी विद्यार्थियों को स्टडी आईक्यू की टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई। एंड उन्हीं स्टूडेंट में से लगभग 800 के करीब जो विद्यार्थी हैं जिन्हें क्लियर हुए हैं, तो उन्हीं टीम में से एक हमारे साथ आज हैं स्मृति राजनाला जी, जिनका रैंक है 466। तो सबसे पहले स्टडी आईक्यू की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। और थैंक यू। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। बहुत अच्छा फील हो रहा है। इट्स अ वेरी वेरी प्राउड मोमेंट। मैं एक्चुअली मेरा काफी अटेम्प्ट्स हो चुका है, तो इट्स लाइक आफ्टर 6 कंटिन्यूअस अटेम्प्ट्स आई हैव सिक्योर्ड अ रैंक, सो इट फील्स रियली ग्रेट। इतने अटेम्प्ट्स के बाद एक रैंक हासिल करना और लिस्ट में नाम देखना बहुत अच्छा फील हो रहा है। बिल्कुल। स्मृति जी, मैं एक चीज और भी गाइस आपको बताना चाहूंगा। इस टाइम पे स्मृति जी असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पे कार्यरत हैं। उन्होंने सीएपीएफ का एग्जाम भी दिया था। तो ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ऑलरेडी आप वर्किंग हैं और उसके साथ Yes. साथ आपने तैयारी भी किया और आपने एक अच्छा रैंक भी हासिल किया। तो ये सब कुछ आपने कैसे मैनेज किया और आपके माइंड में आया कैसे ये जज्बा की वर्किंग होने के साथ साथ भी आपने क्लियर किया? मोहित जी, आपको ये बताना है कि मैं जब प्रिपेयर कर रहा था तब मैं पैरेलली सीएपीएफ का भी प्रिपरेशन कर रहा था। सो आई वाज लाइक, मेरे को यूनिफॉर्म फोर्सेस का बहुत पैशन है। सो मेरे को यूनिफॉर्म फोर्स ही चाहिए था। सो देन माय फर्स्ट प्रेफरेंस इज आल्सो आईपीएस। सो मैं इसीलिए जब मैं लास्ट टाइम प्रीलिम्स नहीं हुआ था मेरा, मैं सीएपीएफ का तैयारी पे थोड़ा ज्यादा फोकस किया था। सो दैट टाइम आई क्लियर्ड सीएपीएफ एंड देन मैं जब अभी ट्रेनिंग में हूँ मैं, सो एसएसबी एकेडमी भोपाल में। सो ट्रेनिंग के टाइम पे मेरा बस इंटरव्यू हुआ था, बाकी सब मैं घर पे ही प्रिपरेशन, प्रीलिम्स और मेंस में घर पे ही दिया था। सो इट डिडंट बर्डन मी मच, मतलब उसका ट्रेनिंग का उतना बर्डन नहीं था, बट इंटरव्यू के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ा बहुत। ट्रेनिंग भी करो सुबह पूरा, और रात को आके पढ़ाई भी करो, वो थोड़ा दिक्कत हुआ था। बस बाकी सब इट वाज वेरी स्मूथ, घर पे ही था प्रिपरेशन पूरा। ओके, ग्रेट। या स्मृति जी, जैसे मैं आपसे थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, आपने बताया था कि आप सीएपीएफ के एग्जाम से पहले आप कॉर्पोरेट सेक्टर में भी वर्किंग थे। देन आपने हाँ हाँ कैसे जी। इतना मोड़ लिया कि कॉर्पोरेट सेक्टर से मतलब गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ कैसे डाइवर्ट हुए और आपने कैसे मैनेज किया अपने आप को? हाँ तो कॉर्पोरेट सेक्टर में मेरा काम करने का काइंड ऑफ ये समझ लीजिए मजबूरी था कि बीटेक के बाद एक जॉब करना था। थोड़ा फाइनेंशियली भी डिपेंडेंसी था मेरा, तो वो सब भी देख लेना था। सो आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ सिविल सर्वेंट, वो भी आईपीएस। सो कॉर्पोरेट सेक्टर में मैं डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज में काम करता था हैदराबाद में। आई डिड माई बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी। तो कैंपस प्लेसमेंट में मेरे को रेड्डी लैब्स में जॉब हो गया था, तो मैं उधर काम कर रहा था। एंड मैं जॉब करने के टाइम पे भी प्रिपेयर कर रहा था, लेकिन हुआ नहीं था उस टाइम पे। सो 4 साल काम करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि पैरेलली तो प्रिपरेशन नहीं हो पा रहा ढंग से। सो आई रिजाइन। तब तक मैं 2 बार मेंस दे चुका था ऑलरेडी। एंड आई यूज्ड टू बी, बस 10-15 मार्क्स से मेरा जाता था, तो मैं सोचा एक बार ढंग से रिजाइन करके प्रिपेयर कर लेते हैं। तो वही मैं 2017 में रिजाइन करके प्रिपरेशन शुरू किया। सो दैट इज माई कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस। लेकिन मैं बोल सकता हूँ कि जॉब करते करते भी प्रिपेयर कर सकता था मैं भी। अगर बाकी लोग जो है जॉब के साथ प्रिपेयर करने वाले हैं, उनको लिए भी मैं यही बोलता हूँ कि ज्यादा बदला नहीं है। एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जॉब रिजाइन करने के बाद मेरा प्रीलिम्स भी नहीं है। सो दैट इज दिस थिंग। मेरा बहुत शॉकिंग था, मैं सोचा था जॉब रिजाइन करने के बाद इमीडिएटली तो मेरा पूरा हो जाएगा, लेकिन ऐसे तो हुआ नहीं। जॉब रिजाइन करने के बाद प्रीलिम्स ही नहीं निकला मेरा। सो ऐसे भी होता है कि ऐसा कुछ नहीं है कि जॉब के साथ नहीं होगा, जॉब के बिना ही हो जाएगा, दिल्ली जाने से ही हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब इस वीडियो के दौरान मैं और भी बताऊंगा कि मैं पूरा सेल्फ कोचिंग, मतलब सेल्फ प्रिपरेशन ही किया था। कहीं पे कोचिंग वोचिंग कुछ नहीं लिया, बस आपका ये स्टडी आईक्यू का वीडियो, सन अकेडमी का वीडियो, ऐसे वीडियोस देख देख के, खुद से प्रिपरेशन करके, तैयारी करके, करंट अफेयर्स का वीडियोस देख के पूरा उसी से किया था। सो ऐसा नहीं है कि मैं दिल्ली तक गया हूँ, हैदराबाद में कोचिंग, ऐसा कुछ नहीं था। पूरा सेल्फ प्रिपरेशन ही किया था पूरा। बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया कि आप कॉर्पोरेट सेक्टर वर्किंग थे, देन आप सिस्टम कमांडेंट की वर्किंग में भी आए। मींस आपने डिजिटल सिस्टम का फायदा उठाया और आपके पास जितना भी टाइम बचा उसको यूटिलाइज किया और फाइनली आपने वो मुकाम हासिल किया और आपने यूपीएससी क्लियर किया। यस। और गाइस, मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्मृति जी का ये 6th टाइम, ये 6ठी बार में ये क्लियर हुआ है। स्मृति जी, जैसे आपका ये 6 अटेम्प्ट के अंदर आपने यूपीएससी क्लियर किया, जैसे पहले भी आपने 5 अटेम्प्ट दिए थे, तो उसमें से आपको भी पता लगा, बिकॉज हर अटेम्प्ट करने के बाद अगर आपको निराशा हासिल होगी तो आपने अपनी कमियों को ढूंढा होगा, पहचाना होगा। तो उन वीकनेस को आपने कैसे पहचाना? बिकॉज इस समय पर इस वीडियो को ऐसे विद्यार्थी भी देख रहे होंगे, उनका भी हो सकता है कि 3rd अटेम्प्ट होगा, हो सकता है उनका भी 4th अटेम्प्ट हो सकता है। इस बार जो जी। रिजल्ट आया है
उनका प्री क्लियर होगा और उनका मेंस भी क्लियर होगा, बट हो सकता है फाइनली इंटरव्यू में रह गए हो। तो आपने अपने आप की yes, कमियों को कैसे ढूंढा और ऐसा क्या तरीका यूज किया जिससे आपने ये क्लियर किया? या सो मैं ये इसके बारे में ये बताना चाहता हूँ कि मैं पहले भी मैं भी बहुत वीडियोस देखता था टॉपर्स का, ये वो सब यही बोलते कि सिलेबस शीट देख लो, उसके हिसाब से प्रिपेयर करो। लेकिन होता क्या है, एक्चुअल प्रिपरेशन में आने के बाद वो कोई फॉलो नहीं करता। अपने आप से सब कुछ पढ़ने लगते हैं, पेपर में स्टार्टिंग से लेके एंड तक सब पढ़ने लगते हैं, हर एक बुक का सब कुछ पढ़ने लगते हैं। ऐसे कोई जरूरत नहीं है। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप एक सिलेबस शीट पकड़ के उसमें, मैं इस बार जो किया मैंने, एक एक सिलेबस शीट में पॉइंट, एक एक पॉइंट को नोट करता था, इस ये टॉपिक मेरा हुआ है कि नहीं, ये टॉपिक मेरा हुआ है कि नहीं। और एक चीज किया इस बार मैंने कि जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स होते हैं लास्ट 2012 या 13 से जब से पैटर्न चेंज हुआ है, उस टाइम से पूरा क्वेश्चन पेपर्स में डाउनलोड किया। उसके बाद मैं देखता था कि क्वेश्चन किस तरीके से आ रहा है, स्पेशली मेंस का। तो मेंस का मैं पूरा एनालिसिस किया, एक हफ्ता पूरा उसी में स्पेंड किया। फिल्म्स के बाद एक्सक्लूसिवली आई स्पेंट ऑन दैट। सो उससे मेरे को एक फेयर इनफ आइडिया आ गया कि यार इससे क्वेश्चन पूछते हैं, इस एरिया से थोड़ा ज्यादा फोकस है, इस एरिया से तो कम कम हो सकता है। तो उस हिसाब से मैंने पूरा प्रॉपर सिलेबस शीट और क्वेश्चन पेपर्स को पूरा एनालाइज करके उस पर काफी टाइम बिताया मैंने इस बार। लाइक रियली रियली आई स्पेंट लॉट ऑफ टाइम ऑन दैट। पूरा डाउनलोड करके खुद से एक बनाया कि इंडिविजुअल टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आ रहा है, वो सब मैंने तैयार किया। उसके बाद मैंने प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया। सो दैट रियली रियली वर्कड आउट फॉर मी। क्योंकि ये क्या होता है कि मेंस में मेरा एनालिसिस जो है, पुराना क्वेश्चन जो ऑलरेडी आ चुका है, फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी से अगर क्वेश्चन आ गया कमिटी से, तो एक कमिटी अगर ऑलरेडी हो गया तो आप उतना ज्यादा फोकस उस पर नहीं करेंगे, क्योंकि वो दोबारा शायद नहीं हो सकता, नहीं आ गया एग्जाम में। तो मैं वही देखा था क्या क्या कमिटीज ऑलरेडी आ चुका है और बचा क्या है, तो जो बचा है उसमें ज्यादा फोकस किया। तो उसमें से काफी क्वेश्चन आए थे, मेरा मेरा एनालिसिस के हिसाब से काफी क्वेश्चन आए थे। सो उसमें मेरा डायरेक्टली जो रेडीमेड मैं आंसर प्रिपेयर करके रखा था, वो उसमें ज्यादा सोचने का भी नहीं था, मैं सीधा क्वेश्चन देखा, लिखना शुरू कर दिया। तो ऐसे हुआ था मेरा। सो इस बार शायद वही वर्कआउट हुआ मेरे लिए। That's what I can say. So syllabus sheet or previous year's question paper. This is the key. This is really the key for UPSC. सुनीति जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का काफी इंपॉर्टेंस रहता है अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। जस्ट हमारे को आइडिया हो जाता है कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, उन क्वेश्चंस का लेवल क्या होगा, जस्ट हमें आइडिया रहता है। Exactly. सुनीति जी, एक बात और Exactly. पूछता हूँ आपसे कि जैसे आपका 6th अटेम्प्ट में हुआ, और काफी सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनका मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में प्री क्लियर कर लेते हैं, सेकंड अटेम्प्ट में उनका प्री भी नहीं क्लियर हो पाता, फिर थर्ड अटेम्प्ट में प्री क्लियर होता है, मेंस भी क्लियर हो जाता है, लेकिन इंटरव्यू नहीं क्लियर हो पाता। प्लस उसको हम Yeah. क्या ओवर कॉन्फिडेंस कहेंगे या क्या कहेंगे, ऐसे क्या चीज होता है कि मतलब होता है, मैंने काफी विद्यार्थियों से मिला, उन्होंने बोला कि फर्स्ट टाइम में तो प्री क्लियर हो जाता है, जस्ट उनका कॉन्फिडेंस Mm. ऐसा आ जाता है कि वो सोचते हैं कि इस बार प्री तो मेरा क्लियर हो ही चुका है, नेक्स्ट टाइम मेरा प्री भी क्लियर हो ही जाएगा और मुझे सिर्फ मेंस के लिए ही तैयारी करना है, तो मेंस पे ज्यादा फोकस करते हैं बजाय वो प्री को भूल जाते हैं। उस चीज के बारे में आप क्या कहना Yeah. चाहेंगे? क्या एक्चुअली वही तो मेरे मेरे साथ भी हुआ है। मैं वही तो बोल रहा हूँ, मेरे बाद भी दो बार मेंस होने के बाद भी मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था। सो मैं भी खुद आप बहुत सही बात बोला आपने कि ओवर कॉन्फिडेंस काइंड ऑफ चीज आ जाता है कि यार प्रीलिम्स तो कुछ भी नहीं है। लेकिन प्रीलिम्स ही बहुत ही टफेस्ट पार्ट है मेरे लिए। तो अभी भी अगर आप खड़े करके मेरे को 2020 का प्रीलिम्स लिखने बोलो, मेरे से उतना शायद नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए एक्सक्लूसिव प्रिपरेशन की काफी जरूरत है। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यार प्रीलिम्स और मेंस का क्या डिफरेंस है, सब्जेक्ट्स तो सेम ही है, बाकी सब सेम ही है। आपको उधर ऑब्जेक्टिव होगा, इधर सब्जेक्टिव होगा, दोनों को बिल्कुल। बैलेंस करते करते प्रिपेयर करने से बहुत बहुत अच्छा फायदा होगा। प्रीलिम्स को बिल्कुल नेग्लेक्ट करना चाहिए। आप इंटरव्यू तक जाओ, वैसे तो क्या आपका फाइनल रिजल्ट भी सेलेक्ट हो गया, आपका थोड़ा कम रैंक है, फिर भी लोग है जो क्लियर होने के बाद, पूरा रिजल्ट निकलने के बाद भी फिर से प्रीलिम्स नहीं होगा हमसे, काफी लोग है वैसे भी। तो पूरा बैलेंस करके प्रिपेयर करना इज द बेस्ट। बाकी प्रीलिम्स मेंस का अलग अलग करके करना इज, आई डोंट थिंक इट्स अ गुड स्ट्रेटजी। बिल्कुल सुनील जी, आप सही कह रहे हैं कि बेसिकली हम जो भी कर रहे हैं, अगर हमारा प्री क्लियर हो जाता है तो नेक्स्ट टाइम में हमें निराश नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं या होना चाहिए कि हम प्री को भूल जाएं और एग्जैक्टली एग्जैक्टली तैयारी करें। लाइक हमें अपना बैलेंस मेंटेन करके रखना होगा ताकि हम उसे आगे या क्लियर आगे अचीव कर सके, किसी भी हमारा जो लक्ष्य हो। एग्जैक्ट सुमति की बात थी प्री और मेंस की, आपने बताया उसको कैसे उसकी प्रिपरेशन की जाए। अब बात करते हैं हम इंटरव्यू की। एक इंटरव्यू भी ऐसा या पार्ट है, हालांकि सबसे लास्ट स्टेज होती है इंटरव्यू, लेकिन काफी इंपॉर्टेंस होती है इस पूरे एग्जाम के अंदर, क्योंकि काफी एग्जैक्टली अगर आप देखें काफी लाखों बच्चों में से फिल्टर होकर प्री में जाते हैं, फिर मेंस में जाते हैं, और सिर्फ कुछ चंद बच्चे ही होते हैं जिनको इंटरव्यू में कॉल आता है। बट एक इंटरव्यू वाला या पार्ट बहुत सॉफ्ट होता है, क्योंकि उसमें भी आप कॉन्फिडेंस वाला पार्ट लेंगे, उसमें भी हमें ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होती कि अगर हमारा प्री क्लियर हो गया, मेंस क्लियर, इंटरव्यू जस्ट एक फॉर्मेलिटीज होती है, ऐसा नहीं होता। क्योंकि मिथ है बच्चों के माइंड या में इंटरव्यू की मतलब फॉर्मेलिटी होती है, बट उसमें काफी कुछ चेक किया जाता है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर, आपका इंटरव्यू कैसे होता है, सबसे पहले हम उसको डिस्कस करेंगे। या श्योर।
सो इंटरव्यू जैसे आपने बोला कि इंटरव्यू का वेटेज काफी है, मतलब इतना मैं ये भी नहीं बोल सकता बहुत ज्यादा है, क्योंकि मेंस का वेटेज तो बहुत ज्यादा है, वो तो सबको पता है। लेकिन इंटरव्यू का मेक और ब्रेक योर करियर। आप वहां तक पहुंचे हो, उसके बाद आपने इंटरव्यू ढंग से नहीं हुआ तो पूरा आपका सिलेक्शन नहीं होगा, दोबारा बैठना पड़ेगा एग्जाम में। तो इंटरव्यू का काफी वेटेज है। मैं तो इंटरव्यू का जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म होता है उससे तैयारी किया था। लेकिन टू माय सरप्राइज मेरा डैफ से बहुत ही कम क्वेश्चन आए थे इस बार। जनरली क्या होता है, डैफ उन लोग सारे बोर्ड मेंबर्स के पास हमारा डैफ होता है, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म होता है, और उनसे कुछ कुछ क्वेश्चन पूछते हैं और जनरल करंट अफेयर्स ये वो पूछते हैं पर्सनालिटी के बारे में, और हो जाता है। लेकिन मेरा सरप्राइजिंगली ये था, मैं जितने जितने क्वेश्चन प्रिपेयर करके गया था, मतलब मैं खुद एनालाइज करके क्या क्या पूछ सकते हैं, दोस्तों से बात करके ये वो सब कुछ बात करके मैं एक 100-150 के आसपास क्वेश्चन प्रिपेयर करके गया होगा। लेकिन उसमें से आप यकीन मानिए कम से कम 3-4 क्वेश्चन भी नहीं रहे। सो इट वाज लाइक अ टोटली बिग सरप्राइज, टोटली बिग सरप्राइज। लाइक बहुत रैंडम था, बहुत ही स्मूथ था, बहुत कॉर्डियल था। और अब ऐसे नहीं, अब नॉलेज टेस्ट तो मेरे को लग रहा है प्रीलिम्स में और मेंस में हो गया है, हो जाता है एक्चुअली। सो आप प्रीलिम्स भी क्लियर करके आए हो, मेंस भी क्लियर करके आए हो, तो आपके पास उनको भी पता है कि नॉलेज है। तो सीधा पर्सनालिटी टेस्ट मतलब इट इज ट्रूली पर्सनालिटी टेस्ट। आपका पर्सनालिटी क्या है वही देखा जाएगा। तो आपको कुछ पता नहीं है तो पता नहीं है, सीधा सीधा बोल दिया पता नहीं है मैं, तो वो खुद बोलेंगे कि आप कुछ गेस करना चाहते हो तो कर लो, वी आर गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी टू गेस। नहीं तो मैं खुद बोला सर आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, इफ यू अलाउ मी टू गेस आई वुड टेक अ चांस। तो वो भी कर दिया मैं। वैसे वैसे चीजें आप कितना कॉन्फिडेंट कितना कंफर्टेबल हो। बोर्ड तो बहुत सीनियर लोग होंगे ऑब्वियसली, बहुत ही मैच्योर, बहुत ही देखे होंगे वो। ऐसे हम हर बार इंटरव्यू करते हैं तो उनको तो पता ही होगा हमारा पल्स क्या है, वो पता ही होगा। सो जस्ट बी कंफर्टेबल विद देम, जस्ट बी वेरी वेरी क्या बोलते हैं, मैं फॉर्मल भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं काफी हंसते हंसते जैसे आपसे बात कर रहा हूँ, मैं वैसे ही बोर्ड से भी बात किया, ट्रस्ट में। तो इतना ही मैं हंसते हंसते बात कर रहा था, वो भी ऐसे ही बात कर रहे थे। तो बहुत सही चला। लेकिन यही है कि बिल्कुल डैप से क्वेश्चन नहीं आया। एक एक मेरे को याद आ रहा है, एक ही क्वेश्चन था मेरा, फोटोग्राफी का मेरा हॉबी था। बस चेयरमैन सर ने ये पूछा कि या व्हाट काइंड ऑफ फोटोग्राफी डू यू लाइक एंड ऑल दैट, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ मेरा डैप रिलेटेड। बाकी सब जनरल डिस्कशन थे। और मैं ये भी सोचा था कि असिस्टेंट कमांडेंट के बारे में पूछेंगे और आईपीएस फर्स्ट प्रेफरेंस के बारे में पूछेंगे, कुछ नहीं पूछा। बस पूरा जनरल डिस्कशन था। बेसिकली स्मूथी जो हम प्रिपेयर होके गए थे वहां पे जाके ऐसा कुछ भी इन्वायरमेंट नहीं हुआ। जी मैं सबसे या बात है कि मैप से बातों से पता लगा रहा है बेसिकली अपने माइंड को फ्री करके जाओ, पॉजिटिव फीलिंग के साथ एग्जैक्टली जाओ एग्जैक्टली। कि जैसे आप एंटर करो कि आप मतलब इतने प्रिपेयर हो, इतने रेडी हो कि जैसे ही उनका क्वेश्चन उनके साथ आंसर, अगर आपका माइंड फ्री होगा तभी आप उसका आंसर दे पाएंगे। लेकिन जिस हिसाब से हाँ, अपने आई वांट टू ऐड, या आई वांट टू ऐड वन मोर थिंग इसमें। क्योंकि मेरा उस बोर्ड में लास्ट पर्सन था मैं जाने वाला। तो ऑलरेडी एक अजीब फियर सा माहौल बना के रखते हैं लोग, अलग अलग टेबल्स पे बैठे रहेंगे, ये डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ते रहेंगे, उधर वो सब होता रहेगा। तो मैं खुद देख रहा हूँ कि यार ये हो क्या रहा है। मेरा पहला इंटरव्यू था, तो मैं देख रहा हूँ कि अब मैं क्या करूँ। मैं भी जबरदस्ती पेपर उठा लिया, लेकिन पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा था। अब पढ़ के क्या करूँ मैं, वो एक चीज को मैं पढ़ के कितना एनालाइज करूँ, मैं आधे घंटे में 1-2 घंटे में कितना एनालाइज कर सकता हूँ। तो मैं वो भी छोड़ दिया। मैं बस ऐसे ही कूली बैठा रहा, लोगों से बात करता रहा, तुम कहाँ से हो ये वो, बस ऐसे ही नॉर्मली जैसे फ्रेंड से बात करे सबसे सबको डिस्टर्ब करने लगा मैं कि यार तुम क्या हो, कहाँ से, कितना, क्या ऑप्शन है ये वो। यही चला मेरा। तो लास्ट बंदा था मैं जाने वाला। बहुत पीसफुली, इतना ही पीसफुली गया था मैं। अच्छा सब आराम से चाय पी के अंदर गया, सबको विश कर दिया, बस आराम से बैठा रहा। बस ऐसे लग रहा था मैं अपना अपना फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, मेरे मेरे ग्रैंडफादर के साथ, मेरा पापा का एज के साथ, उन लोगों के साथ थोड़ा टाइम, ऐसे ही लगा मेरे को इंटरव्यू को। मजा आया। बाहर आने के बाद तो एक खुशी सा फील होता है ना, वो बहुत अच्छा था। लाइक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन दैट यू फेस द बोर्ड एंड बिल्कुल। देन यू आर, हाँ वो हुआ था मेरा, बहुत अच्छा था। बिल्कुल स्मृति जी, मतलब आपकी बातों से मैं ये जान पा रहा हूँ कि जैसे मतलब ये कि हर एस्पिरेंट के साथ होता होगा जिसका प्री और मेंस क्लियर होता होगा, बिकॉज एक इंटरव्यू एक ऐसा पार्ट है, बिकॉज लाइक या बाउंड्री है उस एग्जाम की, आपको अगर आप इस क्रॉस करेंगे लाइक आपको वो अचीव होगा, यूपीएससी रैंक का आप में नाम आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं वही चाहट वो डर भी रहता है। तो बिकॉज हमारा अंदर से रहता है कि क्वेश्चन हम किसी सीनियर से बात करें, हम आसपास के लोगों से बात करें, बट एंड फाइनली हाँ मतलब जिस हिसाब से आपने बात करें, मतलब एंड ऑफ द सेशन मतलब कंक्लूजन क्या निकला कि पेशेंस के साथ अंदर जाना है, पॉजिटिव फीलिंग के साथ। और एक लास्ट चीज मैं ऐड कर सकता हूँ कि मेरा मेरा बोर्ड में, मेरे टेबल में जो है ऑलरेडी एक आईपीएस सेलेक्टेड बंदा था। सो उनका भी एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था वो, कि यार आराम से जाओ, कुछ नहीं होगा ये वगैरह, वो बहुत मोटिवेट कर रहा था। सो इट्स लाइक क्या, बहुत ही यार, आप सब कुछ भूल जाओ। वो एक हाफ एन आवर जो होता है ना इंटरव्यू, जस्ट लिव दैट। सो दैट इज द बेस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ। मेरे को तो यही लग रहा है, रिजल्ट से ज्यादा मेरे को वो इंटरव्यू का जो फेज है ना, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे।
तो अभी भी जब सोचता हूँ वो आई आई जस्ट चेरिश दैट। तो बस वही मजे करो जाके इंटरव्यू में, अच्छा सा वो बी कॉन्फिडेंट, ये सब कुछ भूल जाओ, प्रीलिम्स मेंस आपका कौन सा अटेम्प्ट है, क्या है, आखिरी अटेम्प्ट है, पहला अटेम्प्ट है, सब कुछ भूल जाओ, जस्ट बी योरसेल्फ, बी नेचुरल, दैट्स इट, हो जाएगा। बिल्कुल सही, अभी नेचुरल अपने डर को बाहर रख के, जैसे आप इंटरव्यू रूम में एंटर करेंगे अपने डर को बाहर रख के जाइए, जो डाउट्स वगैरह हैं सभी का आपको एग्जैक्ट स्टेट बाहर रखने हैं, और एंटर मतलब ऐसी ताजगी के एग्जैक्ट साथ ना जाइए कि, और फेस ग्लो होना चाहिए, मतलब एंटर वो दिख जाता है, एग्जैक्ट बाकी जो टीम मेंबर्स होते हैं तो जहां तक मुझे भी मतलब मतलब एस्टेंट से पता लगा है कि जो सामने की जो टीम मेंबर्स है, बोर्ड मेंबर्स बैठे होते हैं, वो इतना अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं कि आपको फील भी नहीं होता कि आप उसके फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, और इतना इन्वायरमेंट फ्रेंडली बात करते हैं। तो अधिकतर एब्सोल्युटली वो काफी कूलिंग पर्सन होते हैं, मतलब बहुत अच्छा या है। तो हमें बिल्कुल या पेशेंस बहुत दिखाना बहुत है, बिल्कुल पॉजिटिव फीलिंग के साथ जाना है, और घबराना नहीं है। या बिल्कुल। या एग्जैक्टली स्मृति की, जैसे कि आपने मुझे बताया था कि आपने जो ऑप्शनल लिया था, पहली 5 अटेम्प्ट में आपने ज्योग्राफी चूज किया था, बट जो 6 अटेम्प्ट इस बार आपने एंथ्रोपोलॉजी यूज किया। तो मैं इस चेंज के बारे में पूछना चाहूंगा कि ये चेंज आपने क्यों लिया, कि मतलब क्योंकि ये डाउट काफी बच्चों के मन में भी रहते हैं कि क्योंकि ऑप्शनल एक ऐसी चीज है कि उसको चूज करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसकी वीकनेस और स्ट्रेंथ ये बहुत मैटर करता है। अब आपने भी पहले 5 अटेम्प्ट जो दिए जिसमें आप क्लियर नहीं कर पा रहे थे, उसमें अपने ज्योग्राफी आपने लिया हुआ था, लेकिन 6 अटेम्प्ट में आपने एंथ्रोपोलॉजी लिया और आपने वो एग्जाम क्लियर किया। तो क्या ये ऑप्शनल या चेंज करने की वजह से है या किस वजह से है, थोड़ा सा ये डाउट है, प्लीज क्लियर कीजिए। या आप मोहित जी, ये बोलता हूँ कि ज्योग्राफी का थोड़ा कम स्कोरिंग लग रहा है आजकल, मतलब सबको पता होगा प्रीवियस ईयर ट्रेंड देखने से, एनालिसिस करने से, ज्योग्राफी का थोड़ा लो स्कोरिंग है। मैं भी 5 बार कंटिन्यूसली ट्राई कर करके सोचा कि एक बार चलो आई टेक अ ब्रेव स्टेप एंड चेंज करके देखता हूँ क्या होगा। तो काफी लोगों से मैंने भी पूछा कि कौन सा लूँ, सब बोल रहे थे एंथ्रोपोलॉजी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे को कुछ नहीं पता था एंथ्रोपोलॉजी के बारे में होता क्या है। तब मैंने फिर से सिलेबस शीट खोला, देखा एंथ्रोपोलॉजी का सिलेबस, सब कुछ देखा, तो काफी इंटरेस्टिंग लगा मेरे को। तो सोसाइटी के बारे में जानना, ये वो, इट इन्वॉल्व सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड एवरीथिंग, सो एंशिएंट हिस्ट्री, सब कुछ है। तो मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लगा, सिलेबस शीट देखते ही मेरे को इंटरेस्टिंग लगा, और मैं एक गट फीलिंग से गया कि यार इस बार कर लेते हैं एंथ्रोपोलॉजी से, जो होगा होगा। इतने बार ज्योग्राफी से ट्राई किया, हो तो नहीं रहा, तो एक बार ट्राई कर लेते हैं एंथ्रोपोलॉजी से, क्या होगा। तो एक बड़ा रिस्क लिया मैं। आई थिंक दैट रियली वर्कड आउट, उसका शायद पॉजिटिव इम्पैक्ट है, रिजल्ट उसी का वजह से आया होगा, क्योंकि जीएस तो मोर और लेस वही स्कोर रहेगा आपका, सबका वही रहेगा मोर और लेस। हाँ, 10-15 मार्क के इधर उधर हो जाएंगे, लेकिन स्कोर तो वही रहेगा सबका। द मेन थिंग दैट डिसाइड योर रैंक इज योर एसे, ऑप्शनल एंड इंटरव्यू। सो उसी में मेरे को लगा शायद उसी की वजह से हुआ है। एंड एंथ्रोपोलॉजी इज लाइक बहुत ही फिक्स सिलेबस है। आपको अगर क्वेश्चन पेपर्स भी देखेंगे, जैसे मैंने बोला कि मैंने पूरा मेंस का क्वेश्चन पेपर्स एनालिसिस किया, सिमिलरली आई डिड फॉर ऑप्शनल आल्सो। सारे क्वेश्चन पेपर्स लिया, 10-15 साल का क्वेश्चन पेपर्स पूरा लेके इकट्ठा करके एक ट्रेंड ट्रेंड अगर आपको समझ में आ गया, इस एग्जाम में वही की है, आपको प्रीलिम्स में या मेंस में या ऑप्शन में जो भी है, आपको अगर ट्रेंड एनालिसिस आप पकड़ सकते हो, तो आपका हो जाएगा क्लियरली, इजीली हो जाएगा। सो मैं वही किया एंथ्रोपोलॉजी के लिए भी, पूरा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स पढ़ा, 2 दिन बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज रखा, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था इतना प्रिपरेशन का। तो बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज रखा, और उसी को रिपीटेडली पढ़ता रहा, और मॉक्स भी देता था मैं काफी। तो हो गया उससे, एंथ्रोपोलॉजी से। तो या एंथ्रोपोलॉजी रियली वर्क फॉर मी, एंड आई वुड सजेस्ट पीपल टू टेक एंथ्रोपोलॉजी, बट अभी क्या है, ये एंथ्रोपोलॉजी का बहुत ही पॉजिटिव अभी ये चल रहा है, तो अगर ज्यादा लोग आ जाएंगे तो उसका भी शायद ज्योग्राफी का हाल बन जाएगा जल्दी, ज्योग्राफी का पबाड़ का हाल बन जाएगा वो। सो या बी प्रूडेंट, अब सोच समझ के लीजिए कि 1-2 सालों में एंथ्रोपोलॉजी का इतना ये हाइप हो गया कि सब कोई एंथ्रोपोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी बोल रहा है। सो थोड़ा सोच समझ के लीजिए, लेकिन सब वेरी वेरी गुड ऑप्शन। फिक्स सिलेबस है, इजी है, आराम से लिख सकते हो, आर्ट्स वाले बैकग्राउंड भी, बीटेक भी, जो भी है, आप आराम से उसको कैच कर सकते हो सब्जेक्ट। तो या दैट्स अबाउट माय ऑप्शन। बेसिकली जस्ट ऑप्शन, जिस हिसाब से आप बता रहे हैं, बिकॉज हर किसी ऑप्शनल का एक टाइम आता है, कि जैसे आपने ज्योग्राफी लिया था, अभी आपने एंथ्रोपोलॉजी पे लाइक एग्जैक्टली। किया आपने, हाँ हाँ हाँ। इसमें काफी बच्चों को लग रहा हो कि एंथ्रोपोलॉजी में क्लियर है तो हम भी एंथ्रोपोलॉजी लें, बट जहाँ तक कि मतलब ये होना चाहिए कि आपको थोड़ा सा चेक कर लें, जितने भी ऑप्शनल्स है सबको एक बार थोड़ा सा एक तरह का रिसर्च कर लेना चाहिए कि उसमें एग्जैक्टली एग्जैक्टली क्या एग्जैक्टली लगता है कम टाइम में किसमें आप ज्यादा आउटपुट दे सकते हैं, थोड़ा सा उस हिसाब से प्रिपेयर कर लेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। एग्जैक्टली क्योंकि मेरे हिसाब से उसके बाद भी मैंने देखा काफी, मतलब एग्जाम के बाद मैं दोस्तों का पेपर्स भी देख रहा था, पॉलिटिकल साइंस का और सोशियोलॉजी का, बहुत अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स है। मैं पता नहीं ज्योग्राफी में क्यों फंस गया इतने साल, मेरे को तब बुरा लगा कि अगर पहले ही चेंज कर दिया होता तो बहुत अच्छा होता।
लेकिन फिर भी नो रिग्रेट्स, बट या देयर आर लाइक रियली रियली गुड ऑप्शंस, देयर आर पीपल हु आर डूइंग इट विद साइकोलॉजी आल्सो, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ये सब भी अच्छे ऑप्शन है, बट बहुत लोग पता नहीं क्यों ज्योग्राफी के पीछे भागते हैं, वो मुझे भी समझ में नहीं, मैं खुद क्यों गया उसके पीछे, मैं पता नहीं। सो या जस्ट इफ इट इज नॉट वर्किंग आउट, ज्योग्राफी से कर सकते हो तो वेल एंड गुड, वेरी गुड। अगर नहीं हो रहा तो टेक अ वाइज कॉल, जल्दी डिसाइड कर लो हो रहा है कि नहीं। मतलब मैं जब लास्ट टाइम ज्योग्राफी से मेंस दिया था, मैं पूरा कोशिश किया था लेकिन हुआ नहीं था मेरा। सो दैट्स व्हाई आई सेड लाइक इससे ज्यादा मेरे से होगा नहीं ज्योग्राफी में, और कुछ नया नहीं कर सकता हूँ मैं। सो देन आई डिसाइडेड दैट आई विल चेंज एंड टेक अ डिफरेंट ऑप्शन। सो या मतलब मैं आपकी इस बात को कह सकता हूँ कि आपने असफलता को सफलता में कन्वर्ट किया एक ऑप्शनल को चेंज करने की वजह से। तो गाइस बिल्कुल मे आई बी, या थिंक मे बी, हाँ हाँ उसी हाँ। क्वेश्चन का आंसर हो गया कि आपने फिफ्थ अटेम्प्ट देने के बाद सिक्स अटेम्प्ट किया। तो बेसिकली इसमें देखा जाए तो आपने हम्म, अपनी वीकनेस को पहचाना कि कहाँ पे इशू आ रहा है। तो इसका हम या ये भी कह सकते हैं कि आपने ऑप्शनल चेंज किया, बट कहीं ना कहीं इसमें ये मेन है कि इन्होंने अपनी वीकनेस को पहचाना। तो गाइस आप भी अपने यस वीकनेस यस। पॉइंट को देखिए, आपका वीक पॉइंट क्या है और उसको चेंज कीजिए। हो सकता है वो आपको ऑप्शनल हो सकता है कोई जीएस का पार्ट हो सकता है कोई भी पार्ट हो सकता है, बट उसका आपको पहचानना जरूरी होगा। लेकिन उसका आपको काफी रिसर्च एग्जैक्टली। करनी होगी, तभी आप उसको एक फर्स्ट जो जंप है अगर वो आप क्लियर कर जाएंगे, देन आप भी इस रैंक को हासिल कर सकते हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट बन सकते, यूपीएससी क्लियर कर सकते हैं। स्मृति जी एक और बात पूछना चाहूँ आपसे कि लाइक जैसे कि यूपीएससी के बच्चे जितने भी तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी जो भी तैयारी करते हैं, तो उसमें एजुकेशन बैकग्राउंड कहीं ना कहीं मैटर करता है कि हमें लाइक इंग्लिश मीडियम से होना चाहिए, या हमारा जो स्कूलिंग होता है कि वो एक अच्छे स्कूल से होना चाहिए, या एक मतलब मीडियम स्कूल से भी होंगे हम उसके यूपीएससी क्लियर कर सकते हैं। मोहित जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। मैं बेसिकली तेलंगाना से हूँ। सो मेरा एक सीनियर सर है जो ऑल इंडिया थर्ड रैंकर है। उन्होंने पूरा तेलुगु में ही लिखा था, ही इज फ्रॉम तेलुगु मीडियम, और पूरा तेलुगु में लिखा था। सो ऑल इंडिया थर्ड रैंकर टू। सो देर आर सो मेनी पीपल हु आर डूइंग इट इन देयर ओन रीजनल लैंग्वेजेस। तेलुगु लिटरेचर भी लेके, अपना अपना लिटरेचर लेके वो सब भी कर रहा है। मैटर तो उतना ज्यादा नहीं करेगा, लेकिन ये भी नहीं बोल सकता कि बिल्कुल ही नहीं करेगा, थोड़ा सा, क्योंकि उन लोगों का मटेरियल मिलने में, अगर हिंदी मीडियम है तो उनका मटेरियल मिलने में वो सब में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। लेकिन इफ यू आर रियली स्ट्रांग इन योर कॉन्सेप्ट, लैंग्वेज उतना मैटर नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से तो। बिल्कुल सुजी, आपने बिल्कुल सही बताया। तो आई होप इस क्वेश्चन से काफ़ी बच्चों का भी आंसर मिल गया होगा जो ये सोचते हैं कि हम ऐसे इलाके में रहते हैं कि यहाँ पे सोर्सेस अवेलेबल नहीं है, या हमें भाई हमें स्टडी हमें बता नहीं सकता, हमें अवेयर नहीं कर सकता। बट फाइनली सब कुछ आपके हाथ में ही है। आपको ही वो निर्णय लेना होगा कि अगर आपको बढ़ना है तो आपको अपने आसपास सोर्सेस आपको खुद एक्सप्लोर करने होंगे, तभी आप उसको अचीव कर पाएंगे। स्मृति जी इसी बात को मैं आगे लेके जाना चाहूंगा कि जैसे भी मैंने बताया था कि काफी ऐसे बच्चे हैं कि जो ऐसे क्षेत्र में रहते हैं कि वहाँ पे मतलब इंटरनेट ही अवेलेबल है, बट वहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट अवेलेबल नहीं है। क्योंकि यहाँ होता क्या है कि बच्चे सोचते हैं कि अगर हम मेट्रो सिटीज में जाएंगे कि वहीं पे ही हमें कुछ पता लग पाएगा, या वहीं पे हमें टीचर्स हमें बता पाएंगे, क्योंकि बिकॉज बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में काफी सारे टॉपर्स आते हैं और वहाँ पे अब बताते हैं अपना अपना अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। बट इस मिथ को मैं दूर करना चाहता हूँ कि अगर हमारे पास ऑनलाइन ऑप्शंस अवेलेबल हैं, या डिजिटली हम उसको कैसे अपने आप को इम्प्रूव करें और कैसे हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। या वेरी वेरी गुड क्वेश्चन मनोज जी। अभी ये क्या है, मैंने भी तो बोला, मैं खुद कहीं भी नहीं गया हूँ, मैं कोचिंग वोचिंग पूरा सेल्फ ही प्रिपेयर किया हूँ। तो ये है कि आप बहुत सारे टॉपर जो है, प्रीवियस ईयर टॉपर्स भी जो है, वो अपने अपना मटेरियल और रिसोर्सेज सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल कर रहा है आजकल। तो आप बस वो पकड़ के, बस एक इंटरनेट कनेक्शन, एक स्मार्टफोन, वो पकड़ के आप कहीं पे भी हो, आपका तैयारी हो जाएगा। ये बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि आपको मटेरियल्स भी मिल जाएंगे, बुक्स भी मिल जाएंगे। और ये बुक सेंटर्स वाले भी अपना अपना कोचिंग मटेरियल सब कुछ पूरा इंडिया भर डिलीवरी कर रहे हैं आजकल। तो वो सब हो जाएगा, आपका जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सब आ जाएगा। बस यही चीज है कि आप इंफॉर्मेशन का ओवरलोड नहीं करना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा, मतलब एक ही सब्जेक्ट को पकड़ के आप 10 10 12 बुक खरीद के रखोगे, उसमें तो आप एक दो भी पढ़ नहीं पाएंगे ढंग से। तो ये नहीं होना चाहिए। थोड़ा टाइम स्पेंड करिए, मतलब जो जो सब्जेक्ट का एक्चुअली क्या पढ़ना है वो सब थोड़ा टाइम स्पेंड करिए। देखिए टॉपर्स का स्ट्रैटेजीज देखिए, वो सब कुछ देखिए, वो क्या कर रहे हैं, उनका नोट्स देखिए, वो सब देखिए। और वो देख के उसके बाद एक दो लिमिटेड रिसोर्सेज रखिए और उसी को बार बार पढ़िए, उससे हो जाएगा। ऐसे नहीं है कि आप कोचिंग जाएंगे तभी आएगा। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग जो है ऐसे है कि बिना कोचिंग का कर दिए होंगे, जॉब्स करते करते, और पैरेलली बस शाम को 3 4 घंटे पढ़ के, उसमें पूरा मेहनत करके, वीकेंड्स को करके, हॉलीडेज को यूज करके किए होंगे। तो ऐसे मत सोचिए कि बिना कोचिंग का नहीं होगा, डेफिनेटली बिना कोचिंग का हो जाएगा। और मैं तो बोलता हूँ बिना कोचिंग का और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि कोचिंग आपका जो थॉट प्रोसेस है वो लिमिट कर देता है। मेरे को वो बहुत ही बुरा लगता है कि कोचिंग वाले ऐसे करो ऐसे करो, एक एक काइंड ऑफ प्रीसेट माइंड बना देंगे आपको।
ऐसे नहीं होना चाहिए आपको, मतलब ओपन माइंडेड होना चाहिए, मेच्योर्ड होना चाहिए। वो आप जब खुद सोचेंगे तभी आएगा। तो रेडीमेड आंसर्स का ये नहीं है। आपका आपका खुद का एक रेडीमेड आंसर होना चाहिए, वो कोचिंग वालों का नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब आप लिखेंगे भी तो यूपीएससी आई थिंक उन लोगों को पता चल जाएगा कि कोचिंग वाला आंसर क्या है और आपका खुद का जो एनालिसिस करके जो लिखा है वो क्या है, उनको पता चल जाता है। तो जस्ट बी नेचुरल, आप खुद को मैच्योर बनाइए, ज्यादा पढ़िए, अच्छे अच्छे सोर्सेज से पढ़िए, वो से पढ़िए। मैं अभी सोर्सेज भी कुछ नहीं मेंशन करना चाहता हूँ, क्योंकि आई डोंट वांट टू रेस्ट्रिक्ट एनीबॉडी कि यही पढ़ो वही पढ़ो। बहुत सारे ऑप्शन है अभी तो आप देख लीजिए आपको कौन सा कंफर्टेबल लग रहा है, क्या कंफर्टेबल लग रहा है, उसके हिसाब से आप कर लीजिए। लेकिन हो जाएगा बिना कोचिंग का, एब्सोल्युटली हो जाएगा। मैं खुद एग्जाम्पल हूँ। बिल्कुल सुमेश जी भी सही कह रहे हैं कि आप खुद एक एग्जांपल है, और आई होप गाइस आपको बिल्कुल उन्होंने बताया समझ आएगा कि सबसे बड़ी बात है कि आपकी डेडिकेशन मैटर करती है कि आपकी डेडिकेशन कितनी है। अगर आपकी डेडिकेशन होगा तो मुझे लगता है कि आपका रास्ते में कोई ऐसी मुसीबत आई, प्रॉब्लम्स आएगी, चाहे वो कंटेंट को लेके हो, चाहे वो किसी मीडियम को लेके हो, या कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम भी हो, सब कुछ सॉल्व हो जाता है, सब क्लियर हो जाएगा। यस 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 यस। स्मृति जी, एक आपसे एक और बात पूछना चाहता हूँ। होता क्या है, कई बार हम फॉर एग्जांपल मान लो किसी टॉपिक को ले लें या किसी सब्जेक्ट को ले लें, हम कंटेंट बहुत सारा इकट्ठा कर लेते हैं, बुक्स बहुत सारी ले लेते हैं, लेकिन जब जब बुक्स बहुत सारे हो जाते हैं, कंटेंट के सोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल रहते हैं, बट हम उस टाइम कंफ्यूज होते हैं कि हम कहाँ से पढ़ें, क्या इजी लैंग्वेज है। तो ये चीज बहुत, कंटेंट ज्यादा रहता है बट उस टाइम ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब कहाँ से पढ़ना चाहिए हमें। या तो अभी तो मैं वही तो बोल रहा था कि आप थोड़ा थोड़ा टाइम स्पेंड करिए कि टॉपर्स ने क्या किया ऑलरेडी, जो अचीव किया उन्होंने क्या किया, उनका मटेरियल देखिए, सब कुछ अवेलेबल ऑनलाइन हो जाता है अभी। तो उनका ब्लॉग्स देखिए, उनका रिटर्न। मैं विल गिव यू एन एग्जांपल अगेन कि अब हमारा जो तेलंगाना एक टॉपर था, अनुदीप दुरिशेट्टी सर, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक 2017 आई गेस, सो 17 और 18। सो सर का पूरा मटेरियल पूरा सर ने एक ब्लॉग पे अपलोड कर दिया, सर का ब्लॉग पे। तो एक बार वो देखिए, बहुत नीटली बनाया हुआ नोट्स है, सब कुछ। मैं तो खुद बहुत सारे मटेरियल सर के नोट्स का डाउनलोड करके मैं प्रिंट लेके उन्हीं से पढ़ता था। सपोज फॉर एग्जाम्पल एथिक्स, मैंने पूरा एथिक्स का सर का नोट्स फॉलो किया, बाकी कुछ नहीं पढ़ा, मैं कुछ टेक्स्ट बुक कुछ नहीं पढ़ा। मैं मॉक्स कर रहा था और सर का मटेरियल डाउनलोड करके प्रिंट करके पढ़ रहा था। सो जस्ट टेक सम टाइम, आप कहाँ से पढ़ना चाहते हो आप खुद डिसाइड कर लो, कौन सा आपको अच्छा लग रहा है और कौन सा मटेरियल में पूरा कवर हो गया सिलेबस, वो सब एक थोड़ा सा एनालिसिस कर लीजिए, थोड़ा बहुत बुक्स सेंटर पे जाइए, थोड़ा देख लीजिए सब कुछ। उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा दैट दिस इज अ वेरी गुड मटेरियल, दिस इसमें कुछ नहीं है, इसमें बस इरेलेवेंट ये है, मैटर है। उसके हिसाब से आप फाइनलाइज कर लीजिए। एक दो मटेरियल से ज्यादा और कुछ ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक कोचिंग का मटेरियल हो या आपका खुद का प्रिपेयर्ड मटेरियल, और एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक अगर आप पकड़ लेंगे, वो बहुत काफी है। उससे उससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल सुनिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। स्मृति जी, अब हम कुछ जनरल डाउट्स के बारे में बात कर रहे हैं कि जैसे कि मतलब कि सोशल मीडिया के बारे में आप कहना चाहेंगे, बिकॉज ये भी अलग अलग रहते हैं कि सोशल मीडिया को यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या सोशल मीडिया को इस कैसे पॉजिटिव लें, बिकॉज सोशल मीडिया आज के टाइम में काफी बड़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज हम काफी सारा टाइम एक नॉर्मल इंसान भी काफी टाइम उसमें सोशल मीडिया में यूज करते हैं, चाहे वो फेसबुक हो चाहे इंस्टाग्राम हो। तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए, अगर हम यूज करना चाहिए तो उसे किस तरीके से यूज करें ताकि वो हमें ज्यादा टाइम ना यूज हो उसमें। या तो दैट्स अगेन ए वेरी गुड क्वेश्चन, मेरे लिए बहुत ही रिलेवेंट है ये, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे को एंटी सोशल बोलते थे। कि मैं बीटेक के बाद सीधा फेसबुक डीएक्टिवेट कर दिया, और बस इंटरव्यू होने के बाद 7 साल के बाद मैं फेसबुक एक्टिवेट किया। तो ये ज्यादा लोग यकीन नहीं करेंगे। और व्हाट्सएप का भी वही था, बहुत बहुत साल मैं व्हाट्सएप बिना व्हाट्सएप कर रहा था। लेकिन दिस इज लाइक ये जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ वो करने से हुआ है, बल्कि अगर अगर वो हुआ था तो मेरा पहला अटेम्प्ट में हो जाता, अगर दैट इज द ओनली रीजन। सोशल मीडिया निकालने से अगर हो जाता तो मेरा पहला अटेम्प्ट में हो जाना चाहिए था। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो हटाना चाहिए, ये हटाना चाहिए, मूवीज नहीं देखना चाहिए, फ्रेंड्स के साथ ऐसा कुछ नहीं है। बस आप करो, आपका जो स्ट्रैटेजी, आप लॉन्ग टर्म सोचो कि आप क्या क्या कब कब कवर करना चाहते हो, वो कर लो। एक अच्छा सा स्केड्यूल बनाओ और उस स्केड्यूल को स्टिक ऑन करो। अगर थोड़ा बहुत डिविएट हो रहा है तो उसके हिसाब से अमेंडमेंट्स कर लो, ये कर लो। लेकिन आपको आपको स्ट्रैटेजी पता होना चाहिए कि आप कब कब क्या क्या कंप्लीट करना चाहते हो। उसके बाद बाकी सब नॉर्मल लाइफ तो नॉर्मल ही चलना चाहिए। नहीं तो पागल हो जाएंगे लोग पढ़ते 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 कि पूरा किताबों की दुनिया हो जाएगा, बाकी सोसाइटी से दूर हो जाएंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। 1-2 साल के बाद तो नहीं होना चाहिए इतना, सोसाइटी से दूर नहीं होना चाहिए। दैट यू हैव टू स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड्स एंड विद योर हॉबीज आल्सो। आई वुड से थोड़ा बहुत हॉबीज को भी एक्सप्लोर करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। उसके उसके साथ साथ प्रिपरेशन होना चाहिए। जस्ट एन एग्जाम, यूपीएससी इज जस्ट एन एग्जाम। मैं अभी 6th अटेम्प्ट में क्लियर करने के बाद भी बोल रहा हूँ कि जस्ट एन एग्जाम। बाकी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है बाहर। अगर नहीं हुआ तो ऐसे ऐसे नहीं है कि पूरा जिंदगी खत्म हो गया। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, बहुत अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज भी है। तो हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो ठीक है। लाइक वेल एंड गुड, विल एक्सप्लोर मोर ऑप्शंस बाहर, और करेंगे कुछ अच्छा। बस यही एटीट्यूड रखो, हो जाएगा। बिल्कुल, इसकी मैं बात करूँ थोड़ा सा आगे लेके जाना चाहूंगा, बिकॉज जैसे कि आपका 6th हम्म, अटेम्प्ट क्लियर हुआ, 6th अटेम्प्ट आपने क्लियर कर लिया, हम्म, जैसे आप आपने हम्म, 5 अटेम्प्ट्स दिए हैं,
तो कहीं ना कहीं 1% के लिए जहाँ से जैसे इस हिसाब से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे लगता नहीं कि आप नेगेटिविटी आपके अंदर आई होगी। बट एक नॉर्मल एज ए स्टूडेंट्स होंगे कहीं ना कहीं, एक बिकॉज 5 अटेम्प्ट कहीं से बच्चे होंगे जिनका सेकंड अटेम्प्ट हो रहा होगा या थर्ड अटेम्प्ट होगा, उनका नहीं क्लियर होगा इस बार। तो एक उसमें स्ट्रेस पार्ट या आया, कुछ ऐसा एक इशू जरूर आया होगा। उस स्ट्रेस को आपने कैसे मेंटेन किया और कैसे अपना पॉजिटिविटी अपने अपने अंदर रखी? दिस इज अगेन गुड क्वेश्चन। स्ट्रेस तो मेरे को भी था, बहुत था, क्यों नहीं होता। मतलब मेंस लिखने के बाद जब फिल्म ही नहीं होता तो बहुत सारा स्ट्रेस होता है ऑब्वियसली। लेकिन यही है कि मैं जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहता था कि मैं कभी ब्रेक नहीं लिया, कंटिन्यूअसली लिखता था मैं। मेरे को यही था कि अगर हो गया तो हो गया, जितना मेरा चांसेस है पूरा एग्जॉस्ट कर दूंगा मैं, जितना हर एक ये चांस में मैं पूरा कोशिश करूंगा। अगर नहीं हुआ तो चांसेस खत्म हो जाएंगे, उसके बाद लिखने के लिए बचेगा भी नहीं। तब मैं एटलीस्ट कम से कम दूसरा ऑप्शन ढूंढूंगा। तो मैं कंटिन्यूअसली लिख रहा था मैं, ऐसे कि ब्रेक वेक कुछ नहीं लिया मैं। सो एंड स्ट्रेस को बर्स्ट करने के लिए द ओनली थिंग इज यू हैव टू नो योर कोर रीजन। आप आया क्यों इस जर्नी में? जबरदस्ती आए हो कि खुद से आए हो? तो जबरदस्ती तो कोई यूपीएससी प्रिपरेशन में रह नहीं सकते, टिक नहीं पाएगा ज्यादा दिन। तो अगर आप खुद से आए हो तो आपको एक कोर मोटिवेशन होगा कि आपको पेरेंट्स को खुश करना है, सोसाइटी में कुछ अच्छे बदलाव लाना है, गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करना है, ऐसे कुछ तो होगा कि कुछ मोटिवेटिंग फैक्टर होगा। तो सेल्फ मोटिवेशन वो है। आपको सेल्फ मोटिवेशन तो आप खुद को करना पड़ेगा। और देखिए, और इंटरव्यूज देखिए टॉपर्स का, वो क्या क्या कर रहे हैं वो सब देखिए, उन लोगों का फोटोज फोटोज देखिए। मैं तो फोटोज देख के बहुत इंस्पायर होता था, अरे यार लबासना में ऐसा है, एनपीए में ऐसा है। और मेरा तो बोला तो मेरे को यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म चाहिए थी मेरे को, तो यूनिफॉर्म स्टार्स वो सब चाहिए थे मेरे को। तो ऑब्वियसली आई डू इट, आई गो अप टू एनी एक्सटेंट। अगर पूरा ऑप्शन एग्जॉस्ट होने के बाद नहीं हुआ तो नहीं हुआ, फाइन, वेल एंड गुड, आई एम हैप्पी, एंड देन आई स्टार्ट टू एक्सप्लोर अदर ऑप्शंस। मैं तो इस बार वही थोड़ा स्ट्रेस में आके मैं सीएपीएफ का ये ऑप्शंस ढूंढ रहा था मैं, क्या क्या है और क्या अपॉर्चुनिटीज है बोल के। तो मैंने असिस्टेंट कमांडेंट, कोस्ट गार्ड का भी असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम क्लियर किया था, एफएसबी। सो वो भी हुआ, ये भी हुआ। तो मेरे को बस यूनिफॉर्म चाहिए था, मैं तो ढूंढ रहा था क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है यूनिफॉर्म पहनने का। सो या अब बिल्कुल आपने योर ठीक कोर। बोला कि बोलिए। देश के लिए ही कुछ करना है, चाहे वो अगर यूपीएससी में अगर आप मान लो, तो अच्छा ऑप्शन था कि अगर आपको लग रहा है कि अगर आप यूपीएससी के अंदर नहीं टिक पा रहे हैं इतने टाइम देने के बाद, कहीं ना कहीं वीकनेस अगर कुछ नहीं लग रहा, तो प्लीज अपने टाइम को, आने वाले टाइम को बचाइए, उसको अच्छी अच्छी जगह पे लगाइए। हो सकता है कि और अपॉर्चुनिटी आपकी इसमें लग में हो, उसकी डेस्टिनी को पहचानिए अपनी। बिल्कुल। एग्जैक्ट। और ये मोहित जी, मैं ये और एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि अगर किसी ने यूपीएससी ढंग से प्रिपेयर किया, आई एम सेइंग दिस फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट, कि अगर किसी ने ढंग से प्रिपेयर किया, उनका कुछ बुरा नहीं हो सकता कभी। क्योंकि इतना नॉलेज है अंदर बंदे में कि कहीं पे भी जाके सर्वाइव कर लेगा। टीचिंग भी कर लेगा, पीएचडी कर लेगा, मास्टर्स वास्टर्स कुछ भी करके प्रोफेसर बन जाएंगे, यूएस भी चले जाएंगे, एमबीए कहीं पे भी जा सकते हो। तो वो है कि आपको ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे, क्लोज नहीं होंगे। यूपीएससी अगर नहीं हुआ तो ऐसे नहीं है कि आपका पूरा बंद हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। आपका ऑप्शंस और भी खुल जाएंगे। मैं तो वही मानता हूँ, क्योंकि मैं टीचिंग भी करता था पैरेलली, जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तो बीच बीच में टीचिंग भी करता था। और मैं पढ़ाई में मैं लॉ करना शुरू कर दिया, और इग्नो से मैं सोशियोलॉजी करना शुरू कर दिया। तो ऐसे बहुत चीजें हैं जो बैकअप प्लान से तैयारी हो जाएंगे। मतलब आदमी थोड़ा सा मेच्योर हो जाएंगे धीरे धीरे, तो उनको खुद समझ में आ जाएगा कि लॉ प्रैक्टिस कर सकते हैं हम, टीचिंग भी कर सकते हैं, बिजनेस भी खोल सकते हैं, एमबीए, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है। मतलब एग्जाम नहीं हुआ तो ऐसे नहीं कि जिंदगी का खत्म हो जाएगा, जिंदगी और ओपन हो जाएगा, मेरे हिसाब से तो और भी ओपन हो जाएगा। सो या और ये जो आपने लास्ट मोमेंट्स आपने बात नहीं की, उन लोगों के लिए, उन लोगों के लिए भी हो सकती है जिनका हो सकता है लास्ट टाइम हुआ होगा, तो उनको निराश नहीं रहना या चाहिए। बिल्कुल आप अपने आसपास अपॉर्चुनिटीज को पहचानिए कि अब आप किस करियर में अच्छा कर सकते हैं, और निराश नहीं होना या बिल्कुल। एंड एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अंत में हम कुछ ऐसे लास्ट मिनट टिप्स आपसे जानना चाहेंगे कि जो बच्चे इस समय तैयारी करेंगे। और सबसे बड़ी बात आपको मैं और पूछना चाहूंगा कि इस समय पर जो कोरोना का माहौल, पैंडेमिक चल रहा है, और जो ये डिले पे डिले होता जा रहा है, यूपीएससी का एग्जाम अभी डिले हो गया, तो इस ड्यूरेशन के बीच में बच्चों का मुझे लगता है कि मुझे पेशेंस भी कहीं ना कहीं लूज हो रहा होगा। तो उस चीज को कैसे कंट्रोल किया एग्जैक्टली। जाए, और इस प्रिपरेशन को जो ये टाइम मिला है उसको कैसे गोल्डन टाइम में कन्वर्ट करके उसको, अगर मान लो कि अगर हमारा क्लियर नहीं हुआ, मतलब कि हम अगर हमारी प्रिपरेशन काफी वीक हो, बस उसको कैसे स्ट्रॉन्ग की जाए और इस टाइम को कैसे यूटिलाइज किया जाए, उसके बारे में स्पेशल टिप्स बताइए। या स्पेशल टिप्स तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ये एक्चुअली ब्लेसिंग इन डिसगाइज है जो एक्सटेंड हुआ है। जिनका प्रिपरेशन ढंग से नहीं हुआ होगा उनका तो और 3-4 महीने एक्स्ट्रा मिला है, तो दैट शुड बी कंसिडर्ड एज अ अपॉर्चुनिटी ना। तो उसको और भी यूटिलाइज कीजिए। तो लेकिन आपने बहुत सही बोला कि बहुत सारे लोगों ने मेरे को ऐसे पहले ही, रिजल्ट से पहले ही बहुत सारे लोगों ने कॉल करके पूछा कि ऐसे इतना एक्सटेंड हो गया। वो जो फायर होता है ना, इनिशियल जो फायर है, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, कम होता जा रहा है बोलते हैं। तो वही ना, हाँ वही मैं बोल रहा हूँ कि पहले मैं वही बोला था, आपका कोर जो रीजन है आने का उसी पर सोचिए। 3-4 महीने एक्सटेंड हो गया तो क्या हो गया? मैं तो चार 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 पाँच 4-7
6-7 सालों से मैं इधर ही पढ़ा हूँ, तो यूपीएससी में मेरे को पता है 4 महीने कुछ भी नहीं है इसमें। तो इस जर्नी में 4 महीने लाइक इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी एक्चुअली। तो ये कोरोना सिचुएशन में थोड़ा मुश्किल हो रहा है यार, कि कोचिंग सही से नहीं चल रहे, ये तो मटेरियल मिलना भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, शिपिंग वो सब हो जाएगा, लेकिन जब तक इंटरनेट चलेगा तब तक यूपीएससी प्रिपरेशन तो चलना ही चाहिए। कोई कोई रोक नहीं सकता उसको। टेस्ट सीरीज भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है ऑनलाइन में, तो क्या दिक्कत होने, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप जहाँ पे हो, आप घर पे बैठ के पढ़ सकते हो, दिल्ली में बैठ, कहीं पे भी एक छोटा सा रूम पे बैठ के, गार्डन में बैठ के पढ़ लो, क्या क्या फर्क पड़ेगा। इंटरनेट है तो सब कुछ है। So yeah, take it as an opportunity. That's it. Corona is a blessing in disguise. Take it as an opportunity. That's it. स्मृति जी, एक बात आपके बारे में कुछ कहना चाहूंगा कि अगर मान लो कोई क्या पर्सन, बोलिए? ऐसा स्टूडेंट या पर्सन 99% नेगेटिव, अगर उसके अंदर 1% की पॉजिटिविटी बची है ना, आप उस 1% को 100% में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर मुझे आपसे बात करने में पता लगा, आप लिटरली थैंक यू यार, थैंक यू। सोर्स ऑफ हाँ पॉजिटिविटी, मतलब कि ना फुल पॉजिटिव एंथुसिज्म के साथ आप बैठे हैं और यहाँ पे ऐसे बैठे हैं। मैंने कहा हाँ अगर आप यूपीएससी इंटरव्यू के अंदर आप कैसे माहौल आपने बनाया होगा, आप लिटरली एग्जैक्टली। हाँ, इस वीडियो को देखने मैं के वही तो बोल रहा हूँ, बाद ऐसे ऐसे ही था, ऐसे ही था। यूपीएससी इंटरव्यू भी ऐसे ही था, सच में ऐसे ही था। मतलब पूरा हंसी मजाक चल रहा था, मेरे को कुछ बाहर आके समझ में नहीं आया कि यार इंटरव्यू हुआ कि क्या हुआ। ऐसे ही बस टाइम पास करके आ गया हूँ क्या मुंह बोल के। बस बट बस वेरी वेरी पॉजिटिव थिंग, या मे बी इट वर्कड आउट। कि आपने मुझे भी इतना पॉजिटिविटी से भर दिया है, और मुझे भी लाइक एक होता है कि वो माहौल से मैं बाहर आ गया हूँ कि हाँ हम एक इंटरव्यू फॉर्म में बैठा हूँ, एक मुझे भी हंसी आ रही है, हाँ लाइक हाँ माहौल पैदा कर दिया है। तो भाई मैं कह रहा हूँ कि आप अगर हाँ कोई हाँ। बिल्कुल नेगेटिविटी पर्सन जिसके अंदर भरी हुई है, वो एक बार भी अगर आपसे मिल लिया, तो मुझे लगता नहीं शायद उसमें कभी लाइफ में भी नेगेटिविटी आएगी। और आप इसको, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मोहित जी, थैंक यू। हाँ। एंड स्मृति जी, थैंक चल। यू सो मच, आपने अपना जो कीमती समय आज स्टडी आईक्यू के अंदर दिया। एंड आई विश आपने जो ये मुकाम हासिल किया है, इसको आगे और आगे लेके जाएंगे। जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे, हम एक बार आपसे बिल्कुल दोबारा बिल्कुल कनेक्ट होंगे, आपसे जानेंगे कि आफ्टर वर्किंग आपका ये एनवायरनमेंट कैसा है, कैसे आप काम कर रहे हैं, हम कैसे लोगों को श्योर श्योर। दे रहे हैं, हम इसको बिल्कुल जाएंगे। एंड अगेन स्टडी आईक्यू की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड गाइस, जिनका क्लियर नहीं हुआ है तो प्लीज निराश मत होइए। अगर आपके भी टाइम बचे हुए हैं, प्लीज अपनी वीकनेस को पहचानिए। आई होप 100% एंड 110% आप भी स्मृति की जगह बैठे होंगे, मैं आपका भी इंटरव्यू ले रहा हूँ। एंड प्लीज अपने वीकनेस को अपनी वीकनेस को पहचानिए। एंड अगेन स्मृति जी, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक थैंक एंड यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू मोहित जी, थैंक यू।